बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शामिर किनान अपने प्रोग्राम टाकरा विद शामिर के साथ। आज हम एक मरतबा फिर बात करेंगे इसराइल की, जिसने जुल्म व सितम की आखिर की हुई है फ़लस्तीन में, गाज़ा में, और दुनिया में क्या रिएक्शन हो रहा है उसके ऊपर। हमारे इस्लामी मुल्कों ने क्या रिएक्शन दिया है, हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए उसके ऊपर। और जो फ्लोटिला चला है बार्सिलोना से, और वो उसके अंदर कितने वेसल्स हैं, वो कहाँ तक पहुँचा, आगे क्या करेगा, उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, और ओवरऑल दुनिया में क्या रिएक्शन पाया जाता है। एक हम इस पे बात करेंगे कि जनरल असम्बली में जब नेतन्याहू खिताब करने आया तो क्या हुआ, और वहाँ पे कौन से मुल्क के सदर ने उसको नाको चने चबवा दिए। इतनी ज़बरदस्त तकरीर की, कुछ तारीख का हिस्सा बन गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्लोटिला है, जिसको क्या कहते हैं, एक फ्लीट ऑफ शिप्स है या फ्लीट ऑफ वेसल्स है, जिसके अंदर को 50 के करीब वेसल्स हैं पूरी दुनिया के, और वो सारे के सारे बार्सिलोना से रवाना हुए। किस लिए रवाना हुए? ये मकसद लेके कि फ़लस्तीन और गाज़ा के मजबूर और महसूर और मजलूम मुसलमानों की इमदाद की जाए, जिनको के पिछले कई महीनों से इसराइल ने अपना निशाना बनाया हुआ है। उनका जो उनके ऊपर जुल्म सितम है वो अलग से है, और उनकी ग़िज़ा भी बंद की हुई है, ग़िज़ाई किल्लत है, वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही, मेडिसिन नहीं पहुँच पा रही, और उन्होंने पूरे इलाके को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, किसी और को आने भी नहीं दे रहे। हत्ता कि आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर के बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, इवन के सहाफ़ी, उनको भी उन्होंने इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनको बुलडोज करते हुए उनको भी उन्होंने दहशतगर्दी का निशाना बनाया। और अभी भी वो ना बच्चों को बख्श रहे, ना जवानों को, ना औरतों को। तो उसके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई गई, और एक जो पूरा एक फ्लीट है वो चला वहाँ से खुराक लेके, मेडिसिन लेके, और इस मकसद के लिए कि हमने जो वहाँ के मजलूम लोग हैं उनकी इमदाद करनी है, और इस हिसार को तोड़ना है जो कि इसराइल ने वहाँ पे उनके इर्द गिर्द लगाया हुआ है। तो बड़ा ही नेक मकसद लेके वो चले हैं। ना उनके पास असला है, ना उनके पास बॉम्ब है, ना उनके पास रॉकेट है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत से लबरेज हैं सारे के सारे। उनके अंदर जो है वो कौन से लोग हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से तहरीक शुरू हुई। एक सैफ अबू खेशक हैं, जो कि फ़लस्तीन के रहने वाले हैं लेकिन बार्सिलोना में रहते हैं। सबसे पहले उनकी कोशिशों से सब लोग इकट्ठे हुए, और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए हैं, इसमें है जी इंटरनेशनल कोएलिशन अगेंस्ट इसराइली ऑक्यूपेशन। नंबर 2 है कोएलिशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। नंबर 3 है ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, उसके अंदर शामिल है। और नंबर 4 सॉलिडारिटी मूवमेंट्स फ्रॉम ओवर 32 कंट्रीज। इस सारे लोगों ने मिलके, और तकरीबन कोई मोर देन 44 कंट्रीज से लोग इकट्ठे हुए। इन्होंने अपने साथ अपनी ही मदद आपके तहत कंट्रीब्यूशन करके इन सारी तंजीमों ने मिल मिला के, और ये आपको पता है कि ये हमने तो कह तो दिया और आपने सुन लिया कि जी 50 वेसल्स, 50 शिप्स जो है छोटे बड़े वो चल पड़े हैं। अब आपको ये भी ज़हन में रखना होगा कि 50 वेसल जो चले हैं उनके ऊपर कितना खर्चा आ सकता है, बहरी जहाज़ों के ऊपर। हर चीज़ को आप इंक्लूड करें, और उनके साथ स्टाफ भी है, और फिर साथ में वो इमदादी सामान भी लेके आ रहे हैं। एक तो ये उनकी अजमत को और उनकी खिदमत को और उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, क्योंकि उनमें से तकरीबन 90% जो है वो गैर मुस्लिम है। वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आ रहे हैं, और उसमें हमें बड़े फ़ख्र से कहना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान की शख्सियत भी शामिल है। तो वो लोग जो हैं वो सफ़र तय कर रहे हैं। तकरीबन सितंबर के मिड में इन्होंने अपना आगाज़ किया। और थोड़ा सा मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आप और हम सिर्फ ये सतही चीज़ों को देखते, सतही तौर पे कि वो लोग चल पड़े और जहाज़ आ रहे हैं। अब उसमें देखें कि वो जो लोग उन जहाज़ों के अंदर बैठे हैं, उनके लिए आगे क्या मसाइल हैं। अभी तो वहाँ जाके जो उनसे सामना होगा इसराइल से वो एक अलग है, लेकिन जो समंदरी मसाइल हैं वो अलग है, जिसमें कि मैं 2-4 आपको बता देता हूँ। कि जब आप समंदर में सफ़र करते हैं, एक तो वहाँ पे वेदर का बहुत ज़्यादा असर होता है जहाज़ों के ऊपर। जो समंदर की लहरें हैं वो जहाज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर वो साइडों से लहरें ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी तो वो जहाज़ जो है वो यूं करके डोलेगा, जिसको कहते हैं कि वो रोल कर रहा है। तो जहाज़ जो है ज़ाहिर है वो टॉस करेगा। अगर सामने से लहरें आ रही हैं तो वो यूं करके पिच बनाएगा,
यूं करके डोलेगा। तो जब वो जहाज डोलेगा तो उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं यकीनन वो सारे के सारे डिस्टर्ब होंगे। वो कुछ स्मूथ तो नहीं चल रहा, बहरी जहाज का भी स्मूथ तो नहीं चलता। फिर जो वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है जिसके अंदर वो आ रहे हैं, उसके अंदर करंट भी है। वो करंट जो है जहाज के नीचे चलती है पानी के अंदर, वो अगर चलनी शुरू हो जाए, वो कहीं कहीं होती है, तो फिर जहाज जो है वो बाकायदा वाइब्रेट करता है, जिससे कि लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है। और जिनका वो पहले से ही कमज़ोर हो निज़ाम हाज़मा, तो वो क्या होता है कि उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। इवन के पानी भी अगर वो पीते हैं तो वॉमिट हो जाता है। तो ये सारे मसाइल को भी फेस कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब भी वो चले हैं ये सारे के सारे, 4 दिन बाद जो है तकरीबन 12 ड्रोन्स जो है इन्होंने भेजे हैं इसराइल ने, उन्होंने अटैक किया, जिनमें से उनका एक शिप जो है फैमिली शिप वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और उसको उन्होंने वहाँ पे साइड डॉक करना पड़ा। और यूँ इन मसाइल का सामना करते हुए लोग आ रहे हैं, तो इन सारे लोगों के जिस्म को सलाम पेश करना चाहिए और इनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और इनके इस मिशन को सपोर्ट करना चाहिए अपने हर लेवल पे, हर फोरम पे, अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ जो कोई कर सकता है उसको, कम से कम खुद नहीं जा सकते वहाँ पे शामिल नहीं हो सकते, तो इनको हर लिहाज में हर सतह पे सपोर्ट करना चाहिए और इस आवाज़ को फैलाना चाहिए, इस एहतजाज को फैलाना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, मज़ीद इसको फैलाना चाहिए। हम सबका फ़र्ज़ बनता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सब लोग देख रहे हैं कि कितने महीनों से उन लोगों का इन्होंने जीना हराम किया हुआ है, उन लोगों का बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, शहर सारे बर्बाद कर दिए, वीरान हो गए। और बिल्कुल मुझे एक मनक़बत का शेर याद आ रहा है कि कहीं भी जुल्म जब इंसानियत पे होता है तो हूक उठती है करबला के सीने से। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट पेश करूंगा कोलंबियन सदर को, जिसने कमाल तकरीर की है। उसने बाकायदा जूता मारा इसके मुंह के ऊपर, नेतन्याहू के। उन्होंने क्या कहा है? गुस्तावो पेट्रो उनका नाम है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि ये एक नाजी फौज है, ये नाजी सोच है और ये जेनोसाइड कर रही है, वहाँ पे नस्ल कुशी कर रही है फ़लस्तीनियों की, और इनका बाइकआउट होना चाहिए, इनका सफारती बाइकआउट होना चाहिए और जो जहाज़ असला लेके जाते हैं उनको रोका जाना चाहिए। इसराइल के लिए उनको भी रोका जाना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने जब ये असम्बली के इजलास में नेतन्याहू तकरीर करने आया तो 77 मुल्कों के जितने भी नुमाइंदे थे, वफूद थे, उन्होंने बाइकआउट किया, जिनमें के गुस्तावो भी शामिल थे। और गुस्तावो ने इतनी ज़बरदस्त तकरीर की कि ब्राज़ीलियन सदर जो है लुला डी सिल्वा, उन्होंने जाके उन्हें बोसा दिया। ये चीज़ क्या शो करती है कि वो उसकी बात को बायन ही सपोर्ट करते हैं, एंडोर्स करते हैं, जो बातें उन्होंने की हैं। कोलंबियन प्रेसिडेंट ने, तो ब्राज़ीलियन सदर ने उनको बोसा देकर ये साबित किया कि हम इनके साथ हैं, जो इन्होंने कहा हम उसको एंडोर्स करते हैं। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग या हमारा जो मुल्क या और लोग जो हैं ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं पीस के लिए, नोबेल पीस अवार्ड के लिए, ट्रंप तो किसी तरह भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि सारी सपोर्ट तो उसको ट्रंप की हासिल है। जो कुछ वो कर रहा है, ट्रंप तो डबल गेम कर रहा है कि एक तरफ जो है वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है उसको हलाशेरी देता है कि करते रहो जो करना है। तो वो तो मुनाफिकत कर रहे हैं। ये लोग हैं जो सामने आए हैं खुल के, इन्होंने उसको पूरी तरह कंडेम किया है, पुरजोर तरीके से मजम्मत की है इसराइल की, उसकी मौजूदा गवर्नमेंट की, मौजूदा रजीम की। तो इनको नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा हकदार जो है वो गुस्तावो है, गुस्तावो पेट्रो, जो कि मैंने भी बताया कोलंबिया के सदर है। और उनका अगर आप कभी उस स्पीच को देखें तो वो जिस तरह से चलते हुए आ रहे हैं, लगता है कि ये बंदा इंतहाई गमज़दा है, उसके दिल को तकलीफ पहुंची है। और जिस तरह से उन्होंने तकरीर की है उससे साबित हो रहा है, उनके एक्सप्रेशन से, उनके बॉडी जेस्चर से, कि उनको एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है इसके ऊपर। तो ये लोग हैं इंसानियत के अलंबरदार। तो ये तो इनका रवैया है। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया है, स्पेन के सदर ने बहुत मजम्मत की भरपूर तरीके से इनकी। और जो वहाँ से स्पेन के शहर बार्सिलोना से ये सारे का सारा फ्लोटेला चला, तो इन्होंने 12 ड्रोन से अटैक किया। तो उसके बाद उन्होंने एक स्पीच की, उन्होंने भी इनको न सिर्फ कंडेम किया बल्कि उन्होंने कहा कि मैं वॉरशिप भेज रहा हूँ। इटली ने, स्पेन ने बाकायदा इस फ्लोटेला के लिए अपने वॉरशिप्स भेज दिए ताकि किसी भी इस तरह की मजीद कोई सूरत हाल बनती है तो उनसे निपटा जा सके। ये है वो कौन है।
तो इनका मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम दावे बड़े करते हैं कि हम मुसलमान हैं, और हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो बड़े दावे करते हैं मुसलमान होने के, और हमारा क्या रोल है इसके अंदर। ये सारे के सारे जितना जुल्म और सितम हुआ उसके अंदर हमारे मुसलमान कंट्रीज का रोल जो है काबिल शर्म है। अभी आप देखिए OIC के इजलास हुए। OIC के इजलास से पहले इसराइल इतना डरा हुआ था, इस कदर खौफजदा था कि पता नहीं ये क्या कर देंगे, कौन सा बयानिया लेके आएंगे, कौन सी रेजोल्यूशन पास करेंगे, और कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात ऐसी की नहीं जिससे कि इसराइल को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। जो रूटीन की बातें पहले से हो रही थी वही उन्होंने की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो सारे के सारे इसमें मुस्लिम कंट्रीज में ज़्यादातर अरब रियासतें हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतें जो हैं, उनके अंदर हुकूमतें जो है वो बादशाहतें हैं। वो मुतलकुल अनान जो होते हैं सरबराह वो हैं जिनको किसी ने पूछना नहीं है, और उनको कंट्रोल करना आसान होता है। तो अमेरिका के लिए उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान है, उसने कंट्रोल किया है। और उसका जो फॉरेन सेक्रेटरी है स्टेट का, उसने इस इजलास से पहले पाकिस्तानी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी फ़ोन किया, और दीगर मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर को भी फ़ोन किया, और उसने पूरी एक ग्राउंड बनाई कि कोई ऐसी बात ना हो जो इसराइल के खिलाफ जाए। ये तो हमारा हाल है। और पाकिस्तान ने वहाँ क्या रेजोल्यूशन पास किया या क्या वहाँ तजवीज़ पेश किया? वो ये तजवीज़ पेश की थी कि इसकी जो है वो UNO में रुकनीत जो है वो सस्पेंड की जाए। अब सुनने को तो ये बात बड़ी भली लगती है और बड़ी स्ट्रांग लगती है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल खोखली सी बात है, इसलिए कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज तक UNO में से किसी एक मुल्क की भी रुकनीत कैंसिल नहीं हुई, और ना हो सकेगी, क्योंकि उनका तरीकाकार इतना मुश्किल है कि उसके जो पहले जिस किसी मुल्क के ऊपर कोई एलिगेशन होता है और उसकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए किसी ने कोई मूवमेंट लेके आनी होती है, तो वो क्या करता है कि पहले उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 रुकन है, जिसमें से 5 जो है वो मुस्तकिल है, जिनके पास वीटो पावर है। सबसे बड़ी बात ये, जिनमें USA है नंबर 1, फ्रांस है, UK है, रशिया है, चाइना है। तो कोई रेजोल्यूशन जो है वो पास हो सकती है इसराइल के खिलाफ, जहाँ पे USA बैठा और जिसके पास वीटो पावर, तो पास ही नहीं होगी। सब है, फजूल बात है कि जिसकी रुकनीत मुअत्तल की है। तो ये तो उन लोगों को आप चूरन बेच सकते हैं जिनको पता नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है। और यूजुअली पाकिस्तान में ऐसा ही है, जो कि अल्लाह करे कि किसी तरह अवेयरनेस आ जाए। मेरे ख्याल में तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अभी कुछ आ भी चुकी है। इटली के वजीर दफा ने भी बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोविडोर, उनका नाम है कोविडोर क्रिस्टो, उन्होंने कहा है कि इसराइली हुकूमत जो है अपनी अक्ल और इंसानियत दोनों खो चुकी है। ये जुल्म और सितम की तमाम हदूद पार कर चुकी है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह स्पेन की एक रुकन पार्लियामेंट ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा है, खातून है वो, उन्होंने कहा है कि ये जो इसराइली वजीर आज़म है नेतन्याहू, इसको UNO की असेंबली में तकरीर की बजाय तो जेल में होना चाहिए। तो एक्चुअली तो उसको जेल में होना चाहिए, उसके ऊपर जो है क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा होना चाहिए इंसानियत के कत्ल का, जेनोसाइड का, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं सोचा, कोई ध्यान नहीं। अच्छा, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, गाज़ा के मुसलमानों के लिए जो कि जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, दहाइयों से पिस रहे हैं, उनके लिए 2-3 बातें जो है बड़ी ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगी। एक तो ये जो फ्लोटेला आ रहा है, जो फ्लीट आ रहा है, इसके अंदर जो लोग हैं वो यकीनन उनके साथ बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। देखिए ना किस तरह की मुसीबतें और मुश्किलात झील के वो उनके पास पहुंच रहे हैं। तो आगे जाके उनकी मड भीड़ भी होगी इसराइली आर्मी से, चूँकि उन्होंने कहा है कि जी ये खुराक जो है, ये फ्लोटेला जो है, जितने भी जहाज़ है, ये लोग हमें दें, हम उनको पहुँचाएंगे। अंदाज़ा करेगा, जो उन पे जुल्म कर रहे हैं वो उनको खुराक पहुंचाएंगे। जिन्होंने उनके पहले ही खुराक और दवाइयाँ और सारा कुछ बंद किया हुआ है, उनके ऊपर बम बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, वो उनको खुराक देंगे। तो ये तो उनकी डिमांड कभी नहीं मानी जाएगी। और इन लोगों ने तहिया किया हुआ है, उनके बयानात आ रहे हैं कि जी हम वहाँ पहुँच के खुद उनको खुराक तकसीम करेंगे और उनका हम सूरत हाल का खुद जायज़ा लेंगे। एक ये उनके लिए बड़ी खुश आइंद बात है। और दूसरी ये कि ये जो अभी जनरल असेंबली में जो कुछ नेतन्याहू के साथ हुआ है, जो उसको वहाँ पे थप्पड़ पड़े हैं, ये
ये थप्पड़ इस अंदाज में कह रहा हूँ जो उसके साथ जितनी उसकी मजम्मत की गई है या जितनी उसकी बेइज्जती हुई है, जब 77 कंट्रीज के डेलीगेशन, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ इतनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट, कि उठ के चले गए जब ये आया, तो कितनी बड़ी नफरत का इजहार किया उन लोगों ने। तो उसको इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ी कवरेज दी। उन्होंने नेतन्याहू की स्पीच को इतनी कवरेज नहीं दी जितनी कि उन्होंने इस बात को कवरेज दी है कि 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी जो है वो वहां से चली गई, और उन्होंने दिखाया कि सारे हॉल जो है तकरीबन खाली पड़ा हुआ है। तो ये उसके लिए कितनी हजीमत की बात है, कितनी एम्बैरसमेंट की बात है नेतन्याहू के लिए। और ये भी एक खुशी का झोंका है, हवा का, ताज़ा हवा का झोंका है फलस्तीनियों के लिए। और तीसरी जो डेवलपमेंट वो ये है कि दुनिया के 193 कंट्रीज में से अब पिछले हफ्ते तक फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम करने वाले मुल्कों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और 193 में से 150 जो कंट्रीज हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है स्टेट फ़लस्तीन को। ये बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिका के ऊपर और नेतन्याहू के लिए, बहुत ही नेतन्याहू के लिए तकलीफ दे बात है। और उसने अपनी स्पीच में इस बात का बहुत ही रोना रोया है कि जी ये जो कंट्रीज हैं उसको स्टेट के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। तो उसमें जो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र कंट्रीज हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, ये भी शामिल है जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। और साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज सिवाय अर्जेंटीना के, क्यूबा, वेनेजुएला, इन्होंने भी तस्लीम कर लिया, ब्राज़ील इन्होंने भी तस्लीम कर लिया। तो ये सारी बातें उनके लिए खुश आइंदा, और इंशाल्लाह ताला आगे उनके लिए अच्छे हालात आने वाले, जिस तरह से प्रेशर बिल्ड हो रहा है दुनिया के अंदर। और हमें भी बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुस्लिम अपना किरदार अदा करना चाहिए, हमें इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये जो जुल्म सितम है इनका, ये आज से नहीं शुरू हुआ, दुनिया में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ है इस पिछली सदी के अंदर, वो जो 2 एटम बम गिराए गए हैं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इससे बड़ा सानिया इंसानियत के साथ अभी तक नहीं हुआ, और अल्लाह करे ना हो। और हिस्ट्री में पहली दफ़ा वो बने और एक ही मरतबा चले हैं, पहली दफ़ा और इंशाल्लाह आखिरी दफ़ा, अल्लाह न करे कभी दोबारा चले। तो वो जो उसके पीछे, ये मैं सारी बात इसलिए बता रहा कि उसके पीछे भी कौन था, एक यहूदी शामिल था जिसका नाम है ओपेनहाइमर। ये इसकी फैमिली जर्मनी में थी, और जब हिटलर ने यहूदियों को, उसने भी जेनोसाइड किया था, इनको मारा इसलिए कि ये, उसने कहा कि ये शैतान है और ये जब तक जिंदा रहेंगे ये अमन नहीं होने देंगे, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उसने जब ऐसा किया तो वहाँ से एक फैमिली जो है वो वहाँ से माइग्रेट कर गई अमेरिका, और उनमें से एक जो फर्द था उस वक्त वो यंग था, जो ओपेनहाइमर है, बाद में वो साइंटिस्ट बना, और उसने वहाँ जो उनकी उस वक्त काम हो रहा था एटम बम के ऊपर, उसमें शामिल हुआ और हेड कर रहा था उस टीम को जिन्होंने कि एटम बम बनाया। और 2 एटम बम जो है वो अमेरिका ने, यूएसए ने जापान के ऊपर गिरा दिया। दोनों शहर राख का ढेर बन गए, हिरोशिमा, नागासाकी। और आज तक कहा जाता है कि उसके असरात जो है, ताबकारी असरात इंसानों के अंदर अभी तक वो आ रहे हैं, कुछ नहीं बचा हुआ, हर चीज़ खाकिस्तर हो गई। तो ये उनकी हिस्ट्री जो है आज की नहीं है जुल्म सितम की, इससे पहले पीछे चले जाएं, मैंने इसके ऊपर कॉलम भी लिखे थे, 2 कॉलम मैंने, एक नवाए वक्त में अखबार में छपे थे दोनों, और एक अखबार जो है यूके का दी रिपोर्टर, उसमें छपे थे। मैं किसी दिन उसके ऊपर भी पूरी डिटेल से गुफ्तगू करूँगा, उसमें जो मैंने लिखा था इनकी हिस्ट्री, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेके और अब तक की सारी हिस्ट्री, और ये इन्होंने यहाँ कैसे कब्जा किया इस सरज़मीन के ऊपर, कैसे आए, तो इससे पहले भी यहाँ ये रहते रहे। लेकिन बहरहाल उस पर एक अलग से हम प्रोग्राम करेंगे। तो एंड पे मैं एक दफ़ा फिर जो है वो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उस्ताद, जो अजीम लीडर हैं दुनिया के, पहली दफ़ा सामने आए हैं इंटरनेशनल मीडिया के या हमारे जैसे लोगों के। तो उन्होंने जो दो कमाल की बातें की, स्पीच तो उनकी सारी की सारी कमाल की थी, लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे इस दौर के सबसे बड़े फिरौनों को ललकारा है जनरल असम्बली के हॉल के अंदर, और उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ा है, उसके ऊपर उनकी 2 बातें जो हैं, जो उनके अल्फाज हैं एज इट इज़, मैं वो ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। उन्होंने तकरीर तो अपनी ज़बान में की है, लेकिन वहाँ जो उसकी ट्रांसलेशन हो रही थी उसमें ये था कि ह्यूमैनिटी मस्ट स्टॉप द जेनोसाइड इन गाज़ा।
it cannot allow another day of genocide. یعنی کہ انسانیت جو ہے اس کو چاہیے کہ غزہ میں جاری نسل کشی کو روکے، اس کو نسل کشی کو روکنا ہوگا، اور ہم مزید ایک دن بھی نسل کشی کی اجازت نہیں دے سکتے. ایک بات. دوسری بات کیا کہی؟ جہاں وہ کھڑے تھے اس کو گواہ بناتے ہوئے کہ this chamber is a silent and complicit witness to genocide. کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ خاموش اور شریک جرم گواہ ہے نسل کشی کی. یہ وہ باتیں ہیں جو کسی بھی اور ملک کے صدر نے نہیں کی، سب نے کنڈیم بھی کیا، انہوں نے کمال کر دیا. سو اینڈ پہ میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا سب لوگوں سے کہ یہ بھی ایک مہم ہونی چاہیے، اس آواز کو بھی پھیلائیں کہ ان کو ملنا چاہیے پیس ایوارڈ، نوبل پیس ایوارڈ. تھینک یو ویری مچ.